प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। जशपुर जिले में एनडीआरएफ और नगर सेना के बाढ़ बचाव दल ने किया मॉक ड्रिल। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 15 दिसंबर तक करा सकते हैं उद्यानिकी फसलों का बीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा, कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता अब भी मौजूद है और यह भारत की विकास यात्रा में बाधक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है और संविधान इसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन दोनों का अस्तित्व संविधान से ही है, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती। हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस अवसर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर ही संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर बिलासपुर के अंबेडकर चौक में सभा का आयोजन किया गया। इसमें बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सहित बड़ी संख्या में अन्य लोग शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और बिना संविधान के जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। कोने में जाने का अधिकार, आप वहां रह भी सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। बस जरूरत है आपको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा ताकत दी गई उसको पहचानने की जरूरत है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने कहा कि संविधान दिवस पर अंबेडकर युवा मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि युवा प्रेरित हो सकें। से आज बहुत ही बढ़िया यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें संविधान के साथ साथ जो शासन में जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको भी आज इस मंच के माध्यम से बुलाया गया है और सभी युवाओं को प्रेरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत पहचाना जाता है, तो उसका आधार है हमारे संविधान, देश का संविधान। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 2 साल 11 माह 18 दिन के अथक प्रयास के बाद भारतीय संविधान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी। केंद्र ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नए वेरिएंट से सतर्क किया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर बताया है कि 3 देशों में कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चला है। उनसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच की जानी चाहिए। इस बीच देश में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी 90 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना रोधी दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश में दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 90,70,000 से अधिक पहुंच गई है। राज्य में पहली और दूसरी दोनों खुराकों को मिलाकर अब तक 2,63,35,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.13% है। यूनिसेफ द्वारा युवा शक्ति और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में युवा स्पीक का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं ने प्रदेश के सफल युवाओं के जीवन संघर्ष की कहानियां सुनी। कार्यक्रम में युवा वक्ताओं ने अपने जीवन संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानियां बताईं। यूनिसेफ के छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि यूनिसेफ का उद्देश्य युवाओं के लिए निरंतर बेहतर काम करने का है। यह छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवाओं की आवाज का एक मंच है। युवा शक्ति, युवा स्पीक युवाओं की आवाज़ का एक मंच है और आज छत्तीसगढ़ के 7 शक्तिशाली और प्रभावशाली युवाओं का कहानी, जीवन कहानी पेश हो रहा है। इस अवसर पर पर्वतारोही चित्रसेन साहू, सुप्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जशपुर के नीम गांव बांध और बड़ा तालाब में एनडीआरएफ और नगर सेना के बाढ़ बचाव दल द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ 3री बटालियन मुनादली कटक ओडिशा की टीम द्वारा बाढ़ सहित अन्य प्राकृतिक आपदा में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने, डीप ड्राइविंग द्वारा डूबे व्यक्तियों का रेस्क्यू करने का मॉक ड्रिल किया गया। इसी तरह बाढ़ वाले क्षेत्रों में फंसे व्यक्तियों को घरेलू सामग्रियों जैसे पानी ड्रम, प्लास्टिक बोतल, फुटबॉल आदि का प्रयोग कर राफ्ट बनाकर सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी दी गई। जशपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला जशपुर में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या फिर दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को यदि हमको रेस्क्यू करना है तो उसमें बाढ़ में फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उसके लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम जो आई हुई है उनके द्वारा प्रशिक्षण यहाँ पे लोगों को दिया गया और मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें नगर सेना और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को भी शामिल किया गया था। और इसी तारतम्य में आज जशपुर जो तालाब है वहाँ पे भी आमजन ताकि उसे देखें और जो घरेलू सामान हैं जैसे पानी के बोतल हैं, बास्केटबॉल हैं, आपके घर में थर्मोकोल है, तो उनका उपयोग करते हुए कैसे आप आपदा के समय स्वयं के जान की रक्षा कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, उसके संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि एनडीआरएफ के 3री बटालियन मुनादली कटक ओडिशा की 33 सदस्यीय टीम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत जशपुर भ्रमण पर हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान आगामी 15 दिसंबर तक अपनी उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले के उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उद्यानिकी फसलों में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, बैगन, आलू को शामिल किया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में और अपने राजनांदगांव जिले में भी 15 दिसंबर फसल बीमा की आखिरी तारीख है, जिसमें हमारी जो अभी रबी में जो फसलें लगाई जाती हैं, खास करके इसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आलू, प्याज, इनमें हम लोग बीमा कर रहे हैं। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान जिले के सभी लोक सेवा केंद्रों में अपना पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसानों से इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि जैसा खरीफ के लिए उन्होंने अपना बीमा कराया था और इस बार भी जो लोक सेवा केंद्र के माध्यम से
पंजीयन की कार्यवाही होगी तो अधिकाधिक किसान इसमें पंजीयन कराएं ताकि उनको लाभ मिल सके। इस योजना के तहत किसान जमीन का नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन कर बीमा करा सकते हैं। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर के बारे में। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी, जिन पर भारत के लोकाचार के अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर ने लगभग 2 दशकों तक खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के लिए समर्पित कर दिया था। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब 15 मई 1952 को मावलंकर को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।